हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं। वो सेंटेंस क्या होंगे जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो आपके स्क्रीन पर है। अब इन सेंटेंसेस को हम एक एक करके डील करते चले जाएंगे। और उससे पहले एक बार फिर से मैं एक बता दूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में थोड़ी सी फिर से एक जानकारी दे दूं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक वो टेंस जिसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं और जिसको पढ़कर लगता है काम चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, इसलिए उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसमें हेल्प यू क्या लगता है? एक्टिव में इज आर एम, पैसिव में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। ये तो था हेल्प यू वर्ब का फॉर्म। अगर वाक्य एक्टिव है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा की तरह वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। कोई भी टेंस हो, अगर वाक्य पैसिव है तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बातें, संक्षिप्त जानकारी थी इतनी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अब इसके बाद हम लोग आज जो पहला वाक्य डील करने वाले हैं वो आपके बोर्ड पर है। वो कितने लोगों को बुला रहा है? ठीक, तो वो कितने लोगों को बुला रहा है? सबसे पहले हम जान लें कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसलिए है क्योंकि इसमें वर्ब के साथ रहा है शब्द दिख रहा है। बुलाना वर्ब है, उसके साथ रहा है शब्द लिखा है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है? बुलाना। बुलाना आपका वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद हम लोग क्या खोजते हैं? वर्ब खोजने के बाद हम लोग हमेशा खोजते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट किस तरह से खोजते हैं? ऑब्जेक्ट खोजने के लिए लिखा हुआ है कि क्रिया के पीछे किसको शब्द लगा के एक प्रश्न बनाएंगे। किसको शब्द लगा के एक प्रश्न बनाएंगे कि किसको प्रश्न क्या बनेगा? वर्ब है बुलाना, तो किसको लगा के प्रश्न जो बनेगा, प्रश्न ये बनेगा किसको बुला रहे हो। किसको बुला रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। किसको बुला रहे हो? लोगों को बुला रहे हो। लोगों को क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसको बुला रहे हो? लोगों को, तो लोगों को हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें खोजना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। कौन, सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? वह बुला रहा है, तो वह हुआ आपका सब्जेक्ट। तो वाक्य में सब्जेक्ट दिया है, जैसा आप जानते हैं अगर वाक्य में सब्जेक्ट दिया हो तो वाक्य कहलाता है एक्टिव। अगर वाक्य एक्टिव है तो हेल्प यू क्या लगना चाहिए? इज, आर या एम लगना चाहिए। अगर वाक्य एक्टिव है तो किस चीज को देख के हेल्प यू डिसाइड होता है? सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही, और ही के साथ क्या लगता है? इज। हेल्प यू मिल गया, हेल्प यू नोट कर लेते हैं। इसके बाद हमें ट्रांसलेशन करना है। अब जानते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कितने। जब किसी वाक्य में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन से, किस प्रकार का, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब शब्द दिखाई दे तो वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द आपके वाक्य में क्या है? कितने। तो कितने की इंग्लिश होती है हाउ मच या हाउ मेनी। अब आप बोलेंगे इसमें से किस तरह से निर्धारित होगा कि किसमें की इंग्लिश, कितने की इंग्लिश हाउ मेनी होगी कि हाउ मच होगी। सिंपल सा तरीका है। अगर कितना, कितनी, कितने के बाद जो शब्द लिखा हुआ अगर काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी, अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच। फिर आप कहेंगे बात तो आपने कह दी, बहुत सिंपल सी बात है, काउंटेबल हो तो हाउ मेनी, अनकाउंटेबल हो तो हाउ मच। लेकिन सर आप ये तो बताइए कि काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? सिंपल, फिर से मैं कहूँगा सिंपल। तरीका होना चाहिए, अगर आपको तरीका मालूम है तो हर चीज़ सिंपल है। तो क्या तरीका है कि कितने के बाद जो शब्द लिखा है पहले उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो लोगों की इंग्लिश होती है हाउ मेनी, लोगों की इंग्लिश होती है पीपल। अब जो शब्द आपने कन्वर्ट किया इंग्लिश में उसके पीछे 2, 3, 4 लगा के देखिए, अगर सही लगे तो काउंटेबल कहिए, ना सही लगे तो अनकाउंटेबल कहिए। तो 2 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल सही लग रहा है तो ये काउंटेबल नाउन है। अगर इसकी जगह लिखा होता मान लीजिए कितना पानी, तो पानी की इंग्लिश क्या होती है? वाटर। वाटर के साथ 2, 3, 4 लगा के देखिए, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर, सही लग रहा है? नहीं सही लग रहा तो ये होता अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरह से आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच से पहचान करते हैं। अगर आपको किसी ने ये बताया है कि किसी चीज़ को गिन सके तो उसको काउंटेबल, ना गिन सके तो अनकाउंटेबल, तो ये गलत है। इसलिए गलत है। चलिए मान लेते हैं कि उदाहरण समझिए। लिखा हो कितना पैसा, पैसे की इंग्लिश क्या होती है? मनी। मनी के साथ 2, 3, 4 लगा के देखिए, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी। कभी आपने सुना है? नहीं सुना है। तो ये मनी शब्द क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। लेकिन आप सुनते तो आपको लगता है कि यार पैसे तो गिना जा सकता है, पैसे को तो लोग गिन लेते हैं आराम से, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन क्यों कहा जा रहा है? अनकाउंटेबल नाउन क्यों कहा जा रहा है? काउंटेबल क्यों नहीं कहा जा रहा है? तो आपको समझ में आया रीज़न क्या है कि आप सुनकर नहीं समझ सकते हैं कोई चीज़ काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। उसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, उसके साथ 2, 3, 4 लगा के देखिए, नंबर सगस का जोड़ने पर सही लग रहा हो और कुछ अर्थ निकल रहा हो तो आप उसको कहिए काउंटेबल है, नहीं तो अनकाउंटेबल है। एक और उदाहरण दे देता हूँ। कितना रुपया है, तो रुपया शब्द
को इंग्लिश में कहते हैं रुपीज़। अब कितने उसके साथ 2 3 4 लगाइए, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, सही लगा? इसका मतलब ये है काउंटेबल नाउन। ठीक, आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। और प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे क्या लगने वाला है, कितने की इंग्लिश, हाउ मेनी। नंबर 2 लिखा है प्रश्नवाचक शब्द के साथ लिखी हुई संज्ञा की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक शब्द के साथ लिखी हुई संज्ञा की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक शब्द है कितने, उसके साथ लिखी हुई संज्ञा है लोगों को, ये है संज्ञा। तो इसकी इंग्लिश बगल में बना देंगे हाउ मेनी पीपल। क्लियर? नंबर 3 हेल्प यू वर्ब का पहला शब्द, आपने हेल्प यू क्या नोट किया, इज, तो लिख देंगे इज। नंबर 4 लिखा है सब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो ये एक्टिव है, तो सब्जेक्ट इंग्लिश ही। नंबर 5 नॉट है नहीं इस वाक्य में, तो नॉट की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा हुआ भाग, हेल्प यू आपने नोट किया इज, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। इज बीइंग अगर लिखा होता तो हम लोग कहते हैं उसको हेल्प यू का बचा भाग, तो उसको यहाँ पे लिख लेते, लेकिन यहाँ पे बीइंग नहीं है, इसलिए हेल्प यू का बचा भाग की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। नंबर 7 वर्ब क्या है, बुलाना। बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल या इनवाइट। कॉल लिखे या इनवाइट लिखे, आईएनजी फॉर्म लगाना है क्योंकि ये एक्टिव है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव में हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होता है, तो चले लिख लेते हैं कॉलिंग। नंबर 8 ऑब्जेक्ट क्या है, आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट है लोगो, और इसकी इंग्लिश हम लोगों ने पहले ही बना ली है, तो दोबारा यहाँ पे इंग्लिश नहीं बनेगी। तो इस तरह से ट्रांसलेशन हुआ पूरा, हाउ मेनी पीपल इज ही कॉलिंग। क्लियर? अगर बात समझ में ना आए तो मैं फिर से आपको यही सलाह दूंगा कि वीडियो रिपीट कीजिए, वापस जाइए, सेंटेंस को फिर से सुनिए, 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार चाहते हैं सुनिए, जब तक कि आपको समझ में ना आए। और कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी सेंटेंस यहाँ पे मैं डील करता हूँ उसको अपने कॉपी में उतारिए, और जिस तरह से समझाया जा रहा है उसको समझते हुए लिखिए। लिखना पड़ेगा, खाली सुनने से आप ग्रामर नहीं सीख सकते हैं, सुन के ग्रामर नहीं सीखा जा सकता है, किसी कीमत पर नहीं सीखा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप सुनते हैं तो इंग्लिश सुनते हैं तो उसका फ़ायदा बिल्कुल होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको इंग्लिश के अगले लेवल पर पहुँचना है तो इंग्लिश सुनना जारी रखिए। मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों के लिए ये बोरिंग काम हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जाना है। तो उनको अगर ये सलाह दी जाए कि भाई इंग्लिश सुना करो, तो वो बोर हो जाएंगे। उनके बस की चीज़ नहीं है कि वो उस चीज़ को सुने जिसका कोई उनको अर्थ ही नहीं नजर आ रहा हो। ठीक है, मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं उनको ये सलाह नहीं दूंगा अभी, इतना जल्दी नहीं करें। धीरे धीरे जब उनको कुछ पकड़ में आने लगे, कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने लग जाएं, कुछ समझ में आने लग जाए, तो उसके बाद उनको भी सुनना पड़ेगा। बिना सुने इंग्लिश कोई नहीं सीख सकता, ये फैक्ट है। चलिए अगला वाक्य। अगला वाक्य है तुम कितना पैसा खर्च कर रहे हो। हमेशा की तरह हम देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। इस वाक्य में वर्ब क्या है, वर्ब है खर्च करना। खर्च करना वर्ब है। क्यों वर्ब है? जैसे मैंने बताया, जिस शब्द के साथ कर, करूँ, करे, की इत्यादि शब्द लगे हो उसको वर्ब कहते हैं, या जिसमें ना अक्षर जोड़ सकते हो उसको वर्ब कहते हैं। तो खर्च कर वर्ब है, इसमें ना भी जोड़ के देखिए, खर्च करना सही लगा, तो ये एक वर्ब है। वर्ब क्या होता है? जिससे किसी काम के होने का बोध होता है, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें आपके नॉलेज में होनी चाहिए, बिना इसके ग्रामर नहीं सीखा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो खर्च करना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद हमें क्या खोजना पड़ता है? ऑब्जेक्ट खोजना पड़ता है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको शब्द लगा के एक प्रश्न बनाते हैं। किसको खर्च कर रहे हो, या किसको से अगर आपको लगे अटपटा लग रहा है, यार किसको खर्च कर रहे हो, ये क्या होता है, ये गलत लग रहा है, तो ठीक है किसकी लगा के प्रश्न कर लेते हैं। किसकी खर्च कर रहे हो, ये तो और भी अटपटा लगा, इसको भी छोड़ते हैं। किससे लगा के प्रश्न करते हैं, किससे खर्च कर रहे हो, ये तो बकवास ही लग रहा है। तो अंत में क्या लगा के प्रश्न कर लेते हैं, क्या खर्च कर रहे हो, ये सटीक लगा है ना, क्या खर्च कर रहे हो, तो इसका उत्तर मिला पैसा। तो पैसा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब चलिए सब्जेक्ट खोज लेते हैं, और सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करना पड़ता है। कौन क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के एक प्रश्न बनाएंगे। क्रिया क्या है? खर्च करना है। इसके पीछे कौन लगा के प्रश्न जब बनाएंगे तो क्या प्रश्न बनेगा? कौन खर्च कर रहा है, कौन खर्च कर रहा है। इसका उत्तर मिला तुम, तो तुम हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट मिल जाने का मतलब हुआ ये वाक्य क्या है? एक्टिव है। क्योंकि जब भी वाक्य में सब्जेक्ट होता है उसको वाक्य हम लोग कहते हैं वाक्य एक्टिव है। तो एक्टिव है तो हेल्प यू के स्थान पे क्या लगना चाहिए? इज, आर या एम। और सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के अकॉर्डिंग अगर हेल्प यू लगाएंगे तो यू के साथ क्या लगता है? आर। तो चलिए हेल्प यू अब नोट कर लेते हैं आर। अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें भी कितना शब्द लिखा हुआ है?
तो सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनानी है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कितना। कितना की अभी इंग्लिश हम लोगों ने क्या कहा? हाउ मेनी या हाउ मच होती है। यहाँ पे क्या है? कितना के बाद जो शब्द लिखा है पैसा, पहले उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। पैसे की इंग्लिश होती है मनी, और मनी के साथ 2 3 4 लगाए। 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी। सुनने में सही लगा? सही लगा? नहीं लगा? अगर सही नहीं लगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये पैसा शब्द जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो कितना शब्द की इंग्लिश होगी? हाउ मच। हाउ मच। नंबर 2, प्रश्नवाचक शब्द के साथ लिखी हुई संज्ञा की अंग्रेजी। तो प्रश्नवाचक शब्द है कितना, उसके बगल में लिखा हुआ शब्द क्या है? संज्ञा है। तो पैसा संज्ञा है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? मनी। उसके बगल में लिख देंगे मनी। नंबर 3, हेल्प यू वर्ब का पहला शब्द ये आपने हेल्प यू नोट किया कि आर लगेगा, आर लगेगा। नंबर 4, सब्जेक्ट एक्टिव है। सब्जेक्ट क्या है? वह तुम, तो तुम की इंग्लिश लिख देंगे यू। नंबर 5, नॉट, नॉट है इस वाक्य में छोड़ देंगे। नंबर 6, हेल्प यू का बचा हुआ शब्द, तो हेल्प यू के साथ बीइंग जोड़ा नहीं है तो बचा हुआ शब्द नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 7, वर्ब, वर्ब क्या है? खर्च करना, स्पेंड, आईएनजी फॉर्म स्पेंडिंग, क्योंकि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वाक्य हो तो हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है। नंबर 8, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा। पैसा की इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हैं तो दोबारा भी यहाँ पे नहीं बनेगा, तो हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग। एक और वाक्य आपके सामने स्क्रीन पर है, थोड़ा लंबा लग रहा है वाक्य, लेकिन लंबे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तरीका सारे के सारे वाक्य जो होते हैं बनाने का एक ही होता है। क्या होता है? सबसे पहले खोजना पड़ता है वर्ब। तो इस वाक्य में भी वर्ब क्या है? लागू करना वर्ब है, लागू करना वर्ब है। वर्ब खोज लिया, पहला काम। दूसरा काम क्या करते हैं? हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रिया के पीछे किसको शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। क्रिया क्या है? लागू करना। लागू करने के पीछे किसको शब्द लगा के प्रश्न करेंगे? किसको लागू कर रहे हो, किसको लागू कर रहे हो या किसको लागू कर रहा है, ठीक, जो भी हो। उत्तर मिला योजना लागू कर रहे हो। किसको लागू कर रहे हो? योजना लागू कर रहे हो। तो योजना आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें खोजना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं? क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। कौन, कौन लागू कर रहा है? ये जो योजना लागू कर रहा है कोई, तो कौन इस योजना को लागू कर रहा है? इसका उत्तर मिला सरकार। तो सरकार हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल जाने का मतलब हुआ वाक्य है एक्टिव। अगर वाक्य एक्टिव है तो हेल्प यू के स्थान पे लगेगा इस, आर या एम। तो यहाँ पे किस तरह से निर्धारित करते हैं? सब्जेक्ट को देखिए। सब्जेक्ट आपके सामने क्या लिखा है? सरकार। सरकार की इंग्लिश क्या होती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? एक वचन। अगर एक वचन है तो हेल्प यू क्या लगेगा? इज। हेल्प यू नोट कर लिया इज। अब ट्रांसलेशन करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य है, जैसा आप देख सकते हैं लिखा है कौन सी शब्द भी प्रश्नवाचक शब्द है, जिससे पता चलता है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कौन सी। तो कौन सी और कौन सा की इंग्लिश क्या होती है? विच। हेल्प यू हो। नंबर 2, प्रश्नवाचक शब्द के साथ लिखी हुई संज्ञा की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कौन सी, और कौन सी के साथ लिखी हुई संज्ञा क्या है? योजना। योजना एक संज्ञा है। संज्ञा मतलब क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी बात। और आप अगर कंफ्यूज हैं, फिलहाल तो आपको ट्रांसलेशन करना है। मैं तो आपको ये बता नहीं रहा हूँ कि इस समय मैं आपको एडजेक्टिव या नाउन या वर्ब के डेफिनेशन को समझा रहा हूँ। देखिए, अभी जो आप सीख रहे हैं ना, इसमें जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतनी चीज़ आपके साथ डील की जा रही है। अगर आप कहेंगे कि भाई नाउन क्या है समझाइए पूरा, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, प्रोवर्ब क्या है, यानी ये जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, स्पीच जिसको कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको अलग अलग समझाने की बात करेंगे तो वो भी कभी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो आपके सामने जो मोटो है, मकसद है, वो है ट्रांसलेशन सीखना है। और ट्रांसलेशन सीखने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आपको कन्फ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे भी मान लीजिए कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जो है उसके बगल में जो शब्द है, अगर वो वर्ब नहीं है, अगर वर्ब होगा तो हम लोग ऑलरेडी वी लिख के रखेंगे ना, तो पता चल जाएगा ना कि ये वर्ब है, ये नाउन नहीं है, क्योंकि वर्ब को तो नाउन कभी नहीं कह सकते हैं। तो वर्ब नहीं है तो समझ लीजिए वो नाउन है। सिंपल, इस पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी के बाद जो शब्द लिखा है योजना, ये एक नाउन है, संज्ञा है, इसलिए इसकी इंग्लिश बगल में बना लेंगे विच प्लान। इसके बाद लिखा है नंबर 3 हेल्प यू का पहला शब्द, तो पहला भाग हेल्प यू का इज। नंबर 4 लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर वाक्य एक्टिव हो तो ये एक्टिव है, तो सब्जेक्ट इंग्लिश कहेंगे द गवर्नमेंट।
सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इस वाक्य में नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। इसके बाद हेल्पियो का बचा हुआ भाग, इसमें इसके साथ बीइंग नहीं लड़ा है तो इसका मतलब हेल्पियो का बचा भाग नहीं है। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है लागू करना, लागू करने की इंग्लिश होगी एनफोर्स या इम्प्लीमेंट। तो चलिए इम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, ING लग जाएगा क्योंकि वाक्य एक्टिव है, इम्प्लीमेंटिंग। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? योजना, योजना की इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हैं तो इसलिए वाक्य पूरा होता है विच प्लान इज द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग। अब क्या बचा रह गया? बचा रह गया गरीबों के लिए। जो बचा रह जाता है उसको लास्ट में ले जाके जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे गरीबों के लिए लिखा है तो पहले के लिए की इंग्लिश बनाएंगे फॉर, फिर गरीबों की इंग्लिश बनाएंगे द पुअर। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे यार जगह इस जगह दो इस वाक्य में 2 जगह द का यूज हुआ है, क्यों किया गया है? द को कहते हैं आर्टिकल, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनना पड़ेगा तब जाके आप समझ पाएंगे द क्यों यूज हो रहा है। फिलहाल मैं आपके काम चलाने भर के लिए बता दूं, द वहाँ लगाया जाता है जब किसी बात को या किसी संज्ञा को संक्षिप्त दायरे में रख के बताना हो। देखिए अगर हम यहाँ से सरकार में से द शब्द हटा देते तो ये जो गवर्नमेंट खाली शब्द अगर होता है द गवर्नमेंट की जगह, तो इसका ये अर्थ होता है कि ये जो गवर्नमेंट, हम किस दुनिया के किस गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ये नहीं पता होता, यानी पूरे विश्व के गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह से इंप्रेशन पड़ता है। तो हम तो इस तरह से कह नहीं रहे। अगर हम कह रहे हैं सरकार गरीबों के लिए कौन सी योजना लागू कर रही है, तो हम अगर भारतवासी हैं तो हम भारत की गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे या यूपी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे जहाँ के मैं निवासी हूँ। तो जो इंसान जहाँ रहता है वो वहीं की बात कर रहा होता है, तो उसको उस संज्ञा को वो प्रयोग करने जा रहा है उसके पहले उसको द लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो एक वाइड उसका फॉर्म हो जाएगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पूरे विश्व के लिए होगा। ठीक है, उतना मत माइंड लीजिए, उतना टेंशन मत लीजिए, उतना स्ट्रेस मत लीजिए इस बात को समझने के लिए। बस सिंपल ये कह लीजिए कि जब पूरे दुनिया की बात हो रही हो, जब पूरे दुनिया से संबंधित बात हो रही हो अगर किसी संज्ञा को लेकर, तब तो द मत लगाइए, नहीं तो द लगाइए। इसी तरह से देखिए आप पुअर के साथ द क्यों लगाएं? पुअर मतलब होता है गरीब, गरीब एडजेक्टिव है। ठीक, अगर किसी एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करना हो तो उसके साथ द लगा दो तो वो गरीबों हो जाएगा। जैसे गरीब माने पुअर और द पुअर माने गरीबों। जैसे रिच माने अमीर, द रिच माने अमीरों। समझ में आया? यानी एडजेक्टिव के साथ अगर द लगा देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो मैंने अभी क्या कहा कि द अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है, उसको एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे बाद में। एक और वाक्य आपके स्क्रीन पर है, लोग बनारस पसंद क्यों कर रहे हैं? लोग बनारस पसंद क्यों कर रहे हैं? ठीक, हाँ भाई आजकल लोग बनारस बहुत पसंद कर रहे हैं। जब से मोदी जी ने ये मंदिर बनाया है, मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया है या इसको नए कॉरिडोर की स्थापना की है, उसके बाद से बनारस में भीड़ तो पूछिए मत। तो खैर मैं भी बनारस में रहता हूँ तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि चलो बनारस को और रिकग्निशन मिला मोदी जी के कारण। तो लोग बनारस पसंद क्यों कर रहे हैं? तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ब क्या है। वर्ब क्या है? पसंद करना, पसंद करना वर्ब है। अब पसंद कर के बीच में क्यों शब्द आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कर शब्द किसका हिस्सा है? पसंद शब्द का हिस्सा है। तो कर शब्द अकेले नहीं देखेंगे, पसंद करना मिला के देखेंगे, क्योंकि इसकी इंग्लिश होगी लाइक। ये दोनों एक वर्ड है, यानी लाइक की हिंदी हुई पसंद करना, तो ये पसंद करना वर्ब है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब वर्ब खोजने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह वही वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह से खोजा जाता है? क्रिया के पीछे किसको शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट है। तो पसंद करना वर्ब है, तो किसको पसंद कर रहे हो? किसको पसंद कर रहे हो भाई? किसको पसंद कर रहे हो? बनारस को। बनारस, बनारस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या किया जाता है? वर्ब के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न किया जाता है। कौन पसंद कर रहा है? कौन पसंद कर रहा है? कौन पसंद कर रहा है? बनारस कौन पसंद कर रहा है? इसका उत्तर मिला लोग। तो लोग हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाक्य हुआ एक्टिव। अगर वाक्य एक्टिव है तो एलपीओ के स्थान पे इस, आर या एम का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या होगा? आर। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है लोग। लोग की इंग्लिश क्या होती है? पीपल। पीपल क्या है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ भी आर लगता है। तो एलपीओ अब नोट कर लेते हैं, आर। एलपीओ नोट करने के बाद अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें क्या लिखा है? क्यों। क्यों शब्द से पता चलता है कि एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई।
नंबर 2 लिखा है प्रश्नवाचक शब्द के साथ लिखी हुई संज्ञा की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों, और क्यों के साथ लिखा है कर, ये संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया पसंद करना वर्ब है, पसंद करना वर्ब है, ना कि संज्ञा। ये कर शब्द पसंद शब्द का हिस्सा है, ये इधर आ गया है। हम ये भी लिख सकते थे लोग बनारस क्यों पसंद कर रहे हैं, ये क्यों उठा के हम यहाँ भी लिख सकते थे, लोग बनारस क्यों पसंद कर रहे हैं। तब भी क्यों शब्द के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। ठीक, तो वर्ब आया तो क्यों के बगल में वर्ब की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। वर्ब की इंग्लिश कभी भी प्रश्नवाचक शब्द के बाद नहीं बनाई जाती है। प्रश्नवाचक शब्द के बाद संज्ञा की ही इंग्लिश बनती है, वो भी तब जब वो उस प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बगल में लिखा हो, तुरंत उसके बाद लिखा हो। ये नहीं कि किस वाक्य में कहीं भी कोई संज्ञा आपको दिखा और आपने कहा कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद तो संज्ञा लगाना होता है, तो चलो लेके लगा देते हैं। नहीं, ये नहीं रूल है। वो प्रश्नवाचक शब्द, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उसके तुरंत बाद संज्ञा आनी चाहिए, तब आप उस संज्ञा को उस प्रश्नवाचक शब्द के साथ जोड़कर बनाते हैं। और ये भी बता देंगे हर एक प्रश्नवाचक शब्द के साथ संज्ञा नहीं आता है, वो एक अलग कैटेगरी बनी हुई है। क्या क्या है जिसके बाद प्रश्नवाचक शब्द के बाद संज्ञा आता है? वो प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या है? देखिए, कितना, कितनी, कितने, जिसकी इंग्लिश होती है हाउ मच या हाउ मेनी। दूसरा है किसका, किसकी, जिसकी इंग्लिश होती है हुज, जैसे कितना पानी, जैसे किसकी किताब, किसकी पेन, किसका काम, इस तरह से शब्द आएंगे। तीसरी कैटेगरी होगी किस प्रकार की, जिसकी इंग्लिश होती है व्हाट काइंड ऑफ, जैसे किस प्रकार का काम, किस प्रकार के लोग, तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ वर्क। ये हो गया 3। एक चौथा होता है जिसको कह सकते हैं कितना, कितनी, कितने हो गया, किसका, किसकी हो गया, किस प्रकार का हो गया, कौन सा, कौन सी, एक हो गया चौथा कौन सा, कौन सी। कौन सा, कौन सी के बाद हमेशा कोई संज्ञा आएगी ही आएगी, जैसे कौन सा काम, कौन सी किताब, कौन सी फिल्म वगैरह वगैरह। और एक है जिसमें कभी उसके बाद वर्ब भी आ सकता है, संज्ञा भी आ सकता है, वो है क्या, जैसे क्या काम, क्या किताब। ठीक, ये अगर क्या के बाद कोई संज्ञा है तो क्या के बाद उस शब्द की इंग्लिश बनाएंगे, और नहीं तो क्या के बाद अगर क्रिया है तो फिर क्या की तो इंग्लिश बनेगी ही नहीं। ठीक, अब देखिए, शायद गलत बोल गया, क्या के बाद क्रिया है तो क्या की इंग्लिश बनेगी। फिलहाल क्या के बाद संज्ञा है तो क्या की इंग्लिश बनेगी, और क्या के बाद संज्ञा नहीं आए तो संज्ञा की इंग्लिश क्या के बाद नहीं बनेगी, इस तरह समझिए। और इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें कि हम लोग प्रश्नवाचक शब्द के बाद कोई संज्ञा आती ही नहीं है, आती भी है तो बनेगी नहीं, वो क्या क्या शब्द है? कहाँ, कब, कैसे, कहाँ, कब, कैसे, कौन, कौन माने हु, कौन, किसने, इन सब के बाद जो भी शब्द आएगा वो संज्ञा नहीं होती है, तो इसलिए उसके बाद जो शब्द आता है उसको हम लोग उसके साथ नहीं लिखते, बस इतना याद रखिएगा। तो वाई लिख लिया, तो नंबर 2 प्रश्नवाचक शब्द के साथ लिखी हुई संज्ञा तो है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 3 हेल्पियो का पहला हेल्पियो क्या है? आर। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? लोग, पीपल। वाई आर पीपल। अब देखिए यहाँ पे पीपल के साथ मैंने द नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो लोग हैं पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, हम किसी खास जगह के लोग की बात नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष स्थान के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे द नहीं लगा सकते हैं। अगर हम द पीपल लगा देते तो हम किसी खास जगह के लोगों की बात कर रहे होते। यहाँ पे लोग आ रहे हैं बनारस में, पूरे विश्व से लोग आते हैं, तो हम द नहीं लगाएंगे, ये पूरे विश्व के लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द नहीं लगेगा। तो इसके बाद हमें बनाना है किसकी इंग्लिश? हेल्पियो का पहला भाग। हेल्पियो क्या है? आर। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सॉरी कुछ भटक गया, आवाज आ गई थी, डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा। हम लोग सब्जेक्ट तक तो बना ही लिए थे, पीपल। इसके बाद नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 5 हेल्पियो का बचा हुआ भाग, हेल्पियो का बचा भाग इसमें कुछ नहीं है, आर के साथ कुछ नहीं जुड़ा है। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 वर्ब, वर्ब क्या है? पसंद करना, लाइक। वाई आर पीपल लाइक, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगा लाइकिंग। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? बनारस, बनारस। क्वेश्चन मार्क। वाई आर पीपल लाइकिंग बनारस। अब देखिए बनारस क्या है? नाम है, किसी नाम के साथ द कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं, जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। चाहे आपका नाम हो, चाहे मेरा नाम हो, चाहे किसी शहर का नाम हो, चाहे देश का नाम हो, कुछ एक अपवाद है उनको छोड़कर। मैंने कहा बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी अगर द के बारे में मैंने बात करना शुरू कर दिया, तो फिलहाल समझ जाइए यहाँ पे प्रॉपर नाउन के साथ भी द नहीं लगता है, इसलिए मैंने द नहीं लगाया। तो ट्रांसलेशन हुआ वाई आर पीपल लाइकिंग बनारस।
दूसरा वाक्य अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या तुम कोशिश कर रहे हो, क्या तुम कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है, कोशिश करना। कोशिश करना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट खोजेंगे। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्यों, प्रश्न करके देख लेते हैं। किसको जोड़ के एक प्रश्न बनाएंगे, किसको कोशिश कर रहे हो। प्रश्न सुनने में सही लगा, नहीं लगा तो अगला प्रश्न करते हैं, किसकी, किसकी कोशिश कर रहे हो। ये तो सुनने में और भी बकवास लगा, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, किससे लगा के प्रश्न करते हैं, किससे कोशिश कर रहे हो, कोई मतलब निकला, इसको भी छोड़ देते हैं। किसे कोशिश कर रहे हो, इसका तो कोई मतलब नहीं निकला, इसको भी छोड़िए। क्या लगा के प्रश्न करते हैं, क्या कोशिश कर रहे हो, क्या कोशिश कर रहे हो, कोई मतलब नहीं निकला। देखिए प्रश्न लगाएंगे, प्रश्न करेंगे तो उत्तर ही नहीं निकलेगा। क्यों ऐसा हुआ, कुछ वर्ब जिसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर होता भी है, मिलेगा भी, तो आप देखिएगा उसके बाद प्रीपोजिशन लगेगा, तब फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनेगी। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, संक्षेप में समझ लीजिए, जिन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल जाए, प्रश्न करने पे सही भी लगेगा। आप देखिएगा किसको, किसकी, किससे, किसे, क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो वो प्रश्न बनाने में भी सही लगेगा। प्रश्न बनाने में सही नहीं लग रहा है तो समझ जाइएगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, तो अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को ज़्यादा लोड मत लीजिए, ये सब शब्द मात्र हैं, उतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपने देखा, आपने ऑब्जेक्ट खोजा, वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ठीक, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। कौन कोशिश कर रहा है, कौन कोशिश कर रहा है, तो उत्तर मिला तुम, तो तुम आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट मिल जाने का मतलब वाक्य हुआ एक्टिव। अगर वाक्य एक्टिव है तो एलपीओ क्या लगना चाहिए, इज, आर या एम। यहाँ क्या लगेगा, आर। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है यू और यू के साथ क्या लगता है, आर। आर हेल्पीओ लगेगा। चलिए अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाओ, और इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या। अब थोड़ा ठहरिए, अब सोचिए क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं। क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि अगर क्या शब्द के तुरंत बाद क्रिया ना आए तो क्या की इंग्लिश नहीं बनती है। ठीक, क्या शब्द के बाद क्रिया ना आए तो क्या की इंग्लिश नहीं बनती है। या अगर इस वाक्य को पढ़कर लगे कि इसका उत्तर हाँ या ना में आएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं बनती है। क्या तुम कोशिश कर रहे हो, तो सामने वाला अगर कर रहा होगा कोशिश तो बोलेगा हाँ, नहीं कर रहा होगा तो बोलेगा नहीं, तो इसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनती है। ठीक, यानी दो तरह से पहचान सकते हैं। अगर क्या के बाद वर्ब आए तो क्या की इंग्लिश बनेगी, ना आए तो नहीं बनेगी। और अगर क्या वाले वाक्य को पढ़ के उत्तर हाँ या ना में आए तो क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी, आए तो बनेगी। ठीक है, सिंपल। तो क्या के बाद यहाँ पे वर्ब नहीं आया तो क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी, तो हम लोग व्हाट छोड़ देंगे, नंबर 1 छोड़ देंगे तो नंबर 2 भी छोड़ना है, तो नंबर 2 भी छोड़ना है। नंबर 3 से शुरू करेंगे। हेल्पीओ का पहला शब्द हेल्पीओ है आर। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, यू। नंबर 5 नॉट है, नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पीओ का बचा भाग नहीं है, बीइंग नहीं लगा है, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब है ट्राई, आईएनजी फॉर्म ट्राइंग। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है ही नहीं, छोड़ देंगे, तो आर यू ट्राइंग। अगला वाक्य क्या लिखा जा रहा है, ये भी एक छोटा सा वाक्य है, क्या लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब क्या है, लिखना। लिखना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद हम लोग क्या खोजते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या किया जाता है, किसको लगा के प्रश्न करते हैं। किसको लिख रहे हो, उत्तर नहीं मिलेगा। किसकी लिख रहे हो, सही नहीं लगा सुनने में। किससे लिख रहे हो, सही लगा लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं है। किसे लिख रहे हो, इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। क्या लिख रहे हो, क्या लगा के भी प्रश्न किया जाता है, क्या लिख रहे हो या क्या लिखा जा रहा है। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, और आप गौर करेंगे यहाँ पे क्या शब्द की इंग्लिश बनानी है। क्यों, क्या के बाद वर्ब आ रहा है तो क्या की इंग्लिश बनानी है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पे क्या की इंग्लिश बनानी भी है क्योंकि क्या के बाद वर्ब आ रहा है, तो इस केस में क्या शब्द को ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे। यहाँ पे क्या शब्द को ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे, या यूं समझिए कि अगर आपको लग रहा है इस वाक्य में क्या की इंग्लिश बनानी है क्योंकि क्या के बाद वर्ब आ रहा है, तो आप क्या को ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे। एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अगर क्या के बाद वर्ब आ रहा है तो क्या शब्द ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्ट खोजते हैं। कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है या किसने लिखा। इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ,
ये वाक्य हुआ पैसिव। अगर पैसिव तो एलपीओ क्या लगना चाहिए, इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग। यहाँ क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट को देख के डिसाइड होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट। अगर वॉट को ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर रहा है, ठीक, और वाक्य पैसिव है तो एक वचन का एलपीओ लगेगा। अगर पैसिव है तो एक वचन का एलपीओ लगेगा। अगर एक्टिव होता है तो सब्जेक्ट को देख के एलपीओ डिसाइड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ये पैसिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट को देख के एलपीओ डिसाइड होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या की इंग्लिश होती है वॉट, और वॉट को देख के अगर हम एलपीओ डिसाइड कर रहे हैं तो एक वचन का एलपीओ लगेगा, और वो भी पैसिव है तो इज बीइंग लगेगा। एलपीओ लिख दिया, अब ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। यहाँ पे वॉट लिखेंगे क्योंकि क्या के बाद वर्ब आ रहा है। नंबर 2, प्रश्नवाचक शब्द के साथ लिखी हुई संज्ञा। तो क्या के बाद जो शब्द लिखा है ये संज्ञा नहीं है, क्रिया है। सिंपल, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। क्या के बाद ये क्रिया है, संज्ञा तो है नहीं, तो इसकी इंग्लिश के बगल में नहीं बनाएंगे। नंबर 3, एलपीओ का पहला शब्द इज। नंबर 4, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट की इंग्लिश है क्या की इंग्लिश तो यहाँ पहले ही बन चुकी है, तो चौथे नंबर पे कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नंबर 5, नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 6, एलपीओ का बचा हुआ भाग क्या बचा, बीइंग। नंबर 7, वर्ब क्या है, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और यह है पैसिव, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा रिटन। What is being written? अगला वाक्य है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है, आईपीएल से रिलेटेड वाक्य है। कितनी टीमें आईपीएल में भाग ले रही हैं? आप जानते हैं आईपीएल चल रहा है, तो कितनी टीमें आईपीएल में भाग ले रही हैं? तो इसमें वर्ब क्या है, भाग लेना। ठीक, भाग लेना, ये है वर्ब। भाग और ले अलग अलग नहीं है, एक शब्द है, भाग लेना। इसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेट या टेक पार्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, क्रिया के पीछे किसको लगा के ब्रश करते हैं। किसको भाग ले रही हैं, सुनने में सही नहीं लगा। किसकी भाग ले रही हैं, सही नहीं लगा। किससे भाग ले रही हैं, सही नहीं लगा। किसे भाग ले रहे हैं, सही नहीं लगा। क्या भाग ले रही हैं, सही नहीं लगा। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब सब्जेक्ट खोजते हैं, कौन लगा के, कौन भाग ले रहा है, तो उत्तर मिला टीमें भाग ले रही हैं। टीमें, ये हुआ सब्जेक्ट देने का मतलब वाक्य क्या हुआ, एक्टिव। अगर एक्टिव हुआ तो एलपीओ क्या लगेगा, इज, आर या एम। सब्जेक्ट क्या, टीम है, एक टीम की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा टीम की बात हो रही है, बहुवचन है तो आर लगेगा, एलपीओ होगा आर। अब ट्रांसलेशन करें। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द कितनी की इंग्लिश यहाँ पे होगी हाउ मेनी। क्यों हाउ मेनी, क्योंकि कितने के बाद जो शब्द है टीम है वो अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नाउन है। टीम की इंग्लिश होती है टीम, उसके साथ 2 3 4 लगाइए, 2 टीम्स 3 टीम्स 4 टीम्स, सही लग रहा है तो ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मेनी। नंबर 2, प्रश्नवाचक शब्द के साथ लिखी हुई संज्ञा की अंग्रेजी। संज्ञा क्या, टीम्स, हाउ मेनी टीम्स। नंबर 3, एलपीओ का पहला भाग आर। नंबर 4, सब्जेक्ट क्या है, टीमें, इसकी तो इंग्लिश हम लोगों ने पहले ही बना दी, तो सब्जेक्ट की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट है भी नहीं, क्योंकि ये पार्ट अगर एक्टिव हुए तो कभी भी ऑब्जेक्ट की इंग्लिश इस जगह नहीं होगी, हमेशा वर्ब के बाद होगी। ठीक, नंबर 5, नॉट है नहीं। नंबर 6, एलपीओ का बचा भाग नहीं है, बीइंग नहीं लगेगा, छोड़ देंगे। नंबर 7, वर्ब है भाग लेना। भाग लेने की इंग्लिश या तो पार्टिसिपेट कहिए या टेक पार्ट कहिए। ठीक है, चलिए टेक पार्ट सुनने में थोड़ा आसान लगता है, तो आईएनजी फॉर्म लगाना है क्योंकि एक्टिव है, तो टेकिंग पार्ट। ये तो ट्रांसलेशन पूरा हुआ क्योंकि लास्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन बचा क्या रह गया, आईपीएल में, तो इन मेक इंग्लिश इन आईपीएल। हाउ मेनी टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन आईपीएल। तो हमने आज कुछ प्रश्नवाचक वाक्य को डील किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अच्छे और वीडियोस, अलग अलग टेंसेस के वीडियोस, मॉडल्स के वीडियो आगे बनाते जाएंगे और आपसे फ़ायदा उठाते जाएंगे। और उसके पहले आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और दूसरों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, नहीं तो ये चैनल ग्रो नहीं करेगा, और चैनल नहीं ग्रो करेगा तो फिर आप जान ही सकते हैं उसका क्या अंत होता है।